माननीय सभापति महोदय, आज बहुत अच्छा लगा। बहुत समय के बाद संसद में चर्चा हो रही है, चाहे किसी भी कारण से हो, चाहे जो भी मजबूरी हो, मगर जिस कारण के लिए, जिस काम के लिए संसद बना है, आज उसके मकसद को पूरा होते हुए देख रहे हैं। माननीय अध्यक्ष जी, आज जो बिल लेकर मैं सदन के सामने उपस्थित हुआ हूं, अधीर रंजन चौधरी से लेकर सुशील कुमार रिंकू तक 26 सांसदों ने इसमें हिस्सा लिया है। किसने पक्ष में बात करी, किसी ने विपक्ष में बात करी, किसी ने पार्टी लाइन पर बात करी, किसी ने अपने मन की बात करी, परंतु आज चर्चा हुई, इसका मुझे आनंद है। मेरा एक छोटा सा सवाल है ये विपक्ष के सारे मित्रों को कि संसद ने अब तक इस बैठक के अंदर, ये सत्र जब से शुरू हुआ तब तक 9 बिल पास कर लिए। सारे बिल अपनी अपनी जगह बहुत महत्वपूर्ण थे। माननीय अध्यक्ष, हर क्षेत्र के महत्वपूर्ण बिल थे। उसमें इन्होंने कहा पीएम आकर जवाब दे, पीएम आएंगे तभी संसद चलने लगे। आज क्या हो गया है? आज इस बिल में मैं तो स्वागत करता हूं, आपने चर्चा की, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। मैं तो चाहता हूं हर रोज ही आ जाइए, परंतु आज क्या हुआ है? क्या डेमोक्रेसी की चिंता है? तो डेमोक्रेसी की चिंता है तो हर एक बिल महत्वपूर्ण है, हर एक बिल महत्वपूर्ण है। क्या देश की चिंता है तो किसानों के लिए भी बिल आया, बाकी सारे विषय के लिए भी बिल आए, मगर कोई नहीं आया। साहब, ना डेमोक्रेसी की चिंता है, ना देश की चिंता है, ना जनता की चिंता है। अपने गठबंधन को बचाने के लिए सारे लोग यहां आए। और आज मुझे कह रहे थे कि भारत आपको देख रहा है। मैं बता रहा हूं कि भारत देख भी रहा है, देखना भी चाहिए। आपके दोहरे चरित्र को भारत देख रहा है। आपके लिए जनता के बिल महत्वपूर्ण नहीं है। हमारे गठबंधन से एक छोटी सी सुपारी जितनी पार्टी भागकर न चली जाए, इसका बहुत बड़ा महत्व है। आपकी प्रायोरिटी बड़ी स्पष्ट हो गई भाई, बहुत स्पष्ट आप लोगों ने ही कर दी। मैं तो कुछ बोला नहीं, चुपचाप सुनता रहा, सबको पढ़ा और सब बड़ी बड़ी दुहाइयां दे रहे थे। अरे भले आदमी, कोई तो सच बोल देता कि हम इसलिए आए हैं कि केजरीवाल जी हमारे गठबंधन से भाग न जाए। माननीय अध्यक्ष जी, खैर उनका जो कारण हो, मणिपुर उनका एब्सेंट रहने का कारण नहीं है। मैंने पहले दिन से यहां कहा है, जितनी लंबी चर्चा करनी हो मणिपुर पर सरकार चर्चा करने के लिए तैयार। हर चीज का जवाब दिया जाएगा और मैं दूंगा जवाब, मैं दूंगा जवाब। माननीय अध्यक्ष जी, उनको प्रॉब्लम एक ही है कि जनता के मन में भ्रांति खड़ी कर दी जाए। मैं उनको बताता हूं कि जनता है जो सब जानती है, कभी भ्रांति खड़ी नहीं होती है। आज आपने अपने आप को यहां पर एक्सपोज कर दिया है। माननीय अध्यक्ष जी, पूरी चर्चा को मैंने सुना। प्रेमचंद्रन जी से लेकर सारे लोग जो विषय पर बोले, मैंने ध्यानपूर्वक नोट भी पढ़े हैं, सुना भी है। माननीय अध्यक्ष जी, ये फिर से मैं एक बार कहता हूं कि सदन जनता को गुमराह करने की जगह नहीं है। सारे लोग राज्य के अधिकार, राज्य के अधिकार, राज्य के अधिकार कह रहे हैं। कौन से राज्य के? कौन से राज्य के? दिल्ली राज्य ही नहीं है, ये तो संघ प्रदेश है। और संघ प्रदेश में भी राजधानी क्षेत्र है, जो एक विशेष आर्टिकल के तहत बनाया गया। अनुच्छेद 239 से 242 तक दिल्ली के कामकाज करने के तरीके को संविधान ने स्वीकार किया। हम तो संविधान संशोधन लेकर नहीं लाए थे, आप ही आए थे। 69वां संविधान संशोधन आप लेकर आए थे, आपने ही अधिकार नहीं दिए थे। अधिकार उसके तहत
अनुच्छेद 239A3B के तहत संसद को दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र या उसके किसी भी भाग के लिए, उसके संबंधित किसी भी विषय के लिए कानून बनाने का पूर्ण अधिकार है। ऐसी कल्पना है कि गठबंधन बड़ा करेंगे तो शायद मोदी जी के खिलाफ चुनाव जीत जाएंगे। भाई और 2-3 लोगों को ढूंढ लाओ, जितने हो सके इतना इकट्ठा कर लो, अगले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ही बनने वाले। परंतु कम से कम इसके लिए 130 करोड़ की जनता के सामने इतने एक्सपोज न हो। हर बिल आता है, नहीं मणिपुर पर चर्चा, मैं मणिपुर पर चर्चा करने के लिए आता हूं, नहीं मणिपुर पर चर्चा नहीं, हम विरोध करेंगे, यहां आ जाएंगे, मेरे सामने बोर्ड लेकर खड़े हो जाएंगे। ठीक है भाई, करो। मगर जैसे ही गठबंधन टूटने वाला बिल आया, मणिपुर भी याद नहीं आया, डेमोक्रेसी भी याद नहीं आई, दंगे भी याद नहीं आए, सब इकट्ठा होकर देखो सामने बैठे, सारे इकट्ठा। और 130 करोड़ की जनता को बताते हैं हमें मणिपुर की चिंता नहीं है, हमें चुनाव की चिंता है, हमें डेमोक्रेसी की चिंता नहीं है, हमें चुनाव की चिंता है, हमारी पार्टी के कोई सिद्धांत नहीं है, केवल और केवल राजनीति में, चुनाव जीतने के लिए राजनीति में है। और बताइए भैया आप बाहर जाकर मीडिया को, अगर ये नहीं है तो सारे बिल में क्यों एब्सेंट रहे? सारे बिल महत्वपूर्ण नहीं है क्या? सारे बिल महत्वपूर्ण है, आपको रहना चाहिए था। मगर ये बिल इसलिए महत्वपूर्ण है कि ये बिल आपके गठबंधन को क्षति करता है। और मैं एक बात आगे कह देता हूं कि ये बिल पास होने के बाद वैसे भी आपका गठबंधन टूट जाने वाला है, केजरीवाल जी आपको बाय बाय कर देंगे। माननीय अध्यक्ष जी, दिल्ली के सतर्कता विभाग को सबसे पहले क्यों निशाना बना गया? अगर सेवा के अधिकार मिल गए, चलो मैं 1 मिनट के लिए मान लेता हूं मिल गए, तो सबसे पहले कोई क्या करेगा? रोड एंड बिल्डिंग की चिंता करेगा, पीने की पानी की चिंता करेगा, साफ सफाई की चिंता करेगा, आरोग्य की चिंता करेगा। इन्होंने विजिलेंस की चिंता करी, बोलो प्रायोरिटी तो देखिए साहब इनके साथी की, विजिलेंस की चिंता करी। भला विजिलेंस की चिंता क्यों करी? इससे दिल्ली की जनता का क्या भला होने वाले था? मैं बताता हूं, क्योंकि विजिलेंस विभाग को इसलिए निशाना बना गया माननीय अध्यक्ष जी कि इसमें बहुत सारी संवेदनशील फाइलें बंद पड़ी हुई थी। कौन सी फाइलें थी? कौन सी फाइलें थी? जरा आप ध्यान से सुनना भाई, जिसके बारे में बड़े बड़े आवाज से आर्गुमेंट्स कर रहे थे, उनका एक्ट सुनना। आबकारी घोटाले के संबंधित फाइल, शराब की आबकारी घोटाले की फाइल, न्यायालय द्वारा जो आदेश किया था, इसका ओपिनियन जो देना था, वो फाइल विजिलेंस डिपार्टमेंट में थी, जिसके तहत उनके पूर्व डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर जेल में बैठे हैं। अब वो फाइल कैसे इनके हाथ में दे? मुख्यमंत्री के नए बंगले के निर्माण पर अवैध रूप से हुए खर्चे के संबंधित फाइल, जिसमें स्वयं मुख्यमंत्री फंसते हैं। शीश महल की फाइल दिल्ली सरकार द्वारा उनकी पॉलिटिकल पार्टी ने उसके प्रचार के लिए, सरकार के नहीं पार्टी के प्रचार के लिए 90 करोड़ रुपया खर्च कर दिया। कोर्ट ने ऑर्डर किया कि वो 90 करोड़ रुपया पार्टी के खजाने से दिल्ली सरकार में भरा जाए। इसकी जांच की फाइल भी ये सतर्कता विभाग में थी। माननीय अध्यक्ष जी, एक फीडबैक यूनिट बना दिया। अब आप संविधान की दुहाई दे रहे हो, ये एक्ट सुधारने के पहले भी लॉ एंड ऑर्डर इनके पास नहीं है, तो उनके पास खुफिया विभाग नहीं हो सकता। उन्होंने फीडबैक यूनिट के नाम से करोड़ों रुपए का खर्च कर एक स्वतंत्र गैरकानूनी खुफिया विभाग खड़ा कर दिया। अब इसकी भी जांच चालू हो गई, वो फाइल भी विजिलेंस में थी। BSES जो बिजली सप्लाई करने वाली कंपनी है और BYPL कंपनियों का 21,000 करोड़ का बकाया था, फिर भी एक इंडस्ट्री को और रुपया दे दिया। उनको 21,000 करोड़ लेना है, वो साइड में रहा और दूसरा पेमेंट कर दिया। इसका भी विजिलेंस में इंक्वायरी चल रहा है। अब ये सारी फाइलों के लिए माननीय अध्यक्ष जी सतर्कता विभाग को निशाना बना दिया। और ये हमारे दल, मैं तो नहीं मानते सारे दल इसका समर्थन करते होंगे ऐसे काम के,
मगर गठबंधन की एक मजबूरी है, इसलिए सारे दल ये सतर्कता विभाग के साथ आज आप पार्टी के साथ जुड़ गए। माननीय अध्यक्ष जी, एक असेंबली देश में ऐसी है दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र की जिसका सत्र अवसान ही नहीं होता है, चालू ही रहती है। और जब भी पॉलिटिकल भाषण देना है, रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागना है, सदन के विशेषाधिकार का उपयोग करना है, किसी को गाली गलौज करना है, तो आधे दिन का सत्र बुलाकर गाली बोलकर फिर से सत्र निलंबित कर देते हैं। सत्र का अवसान ही नहीं होता है। मान्य देखिए, ऐसी कोई सरकार देखी है आपने? मैं इसलिए कह रहा हूं, इनको बताता हूं आप किसका समर्थन कर रहे हो, किस व्यवस्था का समर्थन कर रहे हो माननीय अध्यक्ष जी। और देश की जनता को यह सब मालूम है। और एक कैबिनेट के अधिकारों की बात कर रहे हैं, असेंबली के अधिकारों की बात कर रहे हैं। 2020 में दिल्ली विधानसभा का एक ही सत्र बुलाया गया, बजट सत्र, जिसमें 5 बैठकें हुई, 2 दिन का, जो मजबूरी है बजट पारित कराना है। 21 में भी एक ही सत्र बुलाया गया, बजट सत्र, जिसमें 3 दिन की बैठक करी, 4 बैठकें करी, वो बजट सत्र था, मजबूरी है। 2022 में एक ही सत्र बुलाया गया, बजट सत्र, क्योंकि मजबूरी है बजट पारित करना है। और 2023 में भी एक सत्र बुलाया गया, बजट सत्र। इसके अलावा विधानसभा ही नहीं बुलाई माननीय अध्यक्ष जी। अरे विधानसभा के अधिकारों की हमारे विपक्षी दल के मित्र, कौन से अधिकार भाई? विधानसभा बुलानी है नहीं है? ओवैसी जी आप मुगालते में हैं, आप मुगालते में है, विधानसभा बुलानी ही नहीं है। ऐसा है ओवैसी जी, मैं तो चाहता हूं आप अपनी स्वयं टीम बनाओ। अब वो परेशान है, इसलिए कहता हूं, मैं चाहता हूं आप अपनी स्वयं, आपके मुद्दे सबसे अलग है। माननीय अध्यक्ष जी, मैं सदन के सामने और आपके माध्यम से देश की जनता को बड़ी विनम्रता के साथ कहना चाहता हूं कि ये अध्यादेश और बाद में अब जो बिल में कन्वर्ट हो रहा है, वो विधेयक लेकर मैं आया हूं, ये संपूर्णतया संविधान सम्मत है और केवल दिल्ली की जनता के कल्याण के उद्देश्य से बनाया गया है। हमारा कोई राजनीतिक उद्देश्य इसके लिए नहीं है। कुछ सदस्यों ने टिप्पणियां करी है, मैं जरूर जवाब देना चाहता हूं। मैं तो सीधा साधा भाषण करने आया था नियमों के अनुसार, मगर राजनीतिक टिप्पणियां कर गई तो मुझे जवाब देना पड़ेगा। माननीय अध्यक्ष, राजीव रंजन जी ने कहा कि लोकलाज होनी चाहिए, लोकलाज होनी चाहिए। राजीव रंजन जी, लोकलाज आप तो मत ही बोलिए, क्योंकि जिस चारा घोटाले को लेकर बिहार की जनता के सामने गए थे, आज चारा घोटाला करने वालों के साथ आप बैठे और फिर से गठबंधन के लिए। लोकलाज आपके मुंह में अच्छा नहीं लगता। माननीय अध्यक्ष जी, ये जो गठबंधन बना है यूपीए का, ये यूपीए का गठबंधन नहीं है, ये सत्ता के स्वार्थ के लिए बना है। बंगाल में माननीय अध्यक्ष जी, कम्युनिस्ट पार्टी, तृणमूल कांग्रेस और कांग्रेस तीनों लड़ती हैं। हर रोज ममता जी को हमारे अधीर रंजन जी क्वेश्चन करते रहते हैं, मगर बेंगलोर में साथ में बैठेंगे। जेडीयू और आरजेडी, जेडीयू का जन्म ही, माननीय अध्यक्ष जी, जेडीयू का जन्म ही आरजेडी का विरोध करने के लिए हुआ। यूनाइटेड जनता दल तोड़ दिया, वो जेडीयू आज सत्ता प्राप्त करने के लिए गठबंधन में है। जो बाला साहब ठाकरे के सिद्धांतों पर चलते थे, वो आज कांग्रेस के साथ बैठे हैं। माननीय, मैं अंत में फिर से अपील करता हूं कि अभी भी जनता देख रही है, यही समय है मन बदलने का। एक बार मन बदल दीजिए तो शायद जनता यूपीए के पाप माफ भी कर दे। अध्यक्ष जी, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।